नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आजादी के अमृत काल में आधुनिक बुनियादी ढांचों के विकास पर विशेष जोर। कोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कोची मेट्रो रेल के फेज 1 का उद्घाटन और फेज 2 कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत। सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया लॉन्च। अगले चरण में किफायती दाम पर महिलाओं के लिए होगी उपलब्ध। झारखंड में राज्यपाल रमेश बैस से मिला यूपीए प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता के मुद्दे पर रुख साफ करने की अपील। 32 विधायकों का 3 दिन से रायपुर में डेरा। लगातार छठे महीने जीएसटी संग्रह में इजाफा। अगस्त में जीएसटी संग्रह 1.43 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 28% ज्यादा कलेक्शन। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को बड़ी राहत। 2.9 अरब डॉलर का कर्ज लेने के लिए राजी आईएमएफ। कर्जदाताओं से श्रीलंका को राहत देने का भी आह्वान। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। सरकार ने रूस, ईरान और जॉर्जिया से आयात होने वाली अमोनियम नाइट्रेट पर लगाए गए डंपिंग रोधी शुल्क को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में डीजीटीआर की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख में बातचीत की, जिसमें इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर बल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को ईसाई संस्थाओं और पुजारियों पर कथित हमलों पर उठाए गए कदमों पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और झारखंड से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली से नासिक जा रहा स्पाइस जेट का विमान तकनीकी गड़बड़ी के बाद बीच रास्ते से दिल्ली लौट आया। विमान के सभी यात्री सुरक्षित हैं। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 62,748 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोविड के 7,946 नए मामले सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी के चलते होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 91.5 रुपए की कमी की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी मनु अस्थाना और मधु बेरीवाल को अपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी काउंसिलिंग में शामिल करने की इच्छा जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने उइगर समुदाय को लेकर रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि चीन में उइगर समुदाय के लोगों को जबरन नजरबंद रखना मानवता के खिलाफ अपराध के दायरे में आ सकता है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए संगमा की जयंती के अवसर पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की गई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और बुनियादी ढांचे को विकसित करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केरल के कोची में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है, जिनमें से 1,30,000 से अधिक आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने केरल में विभिन्न परियोजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वालों को बचाने के लिए कुछ समूह आगे आ रहे हैं और एक गुट में संगठित हो रहे हैं। जहां जहां राज्यों में भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां तो तेजी से विकास हो रहा है, क्योंकि
डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार केरला का विकास को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। ये भाजपा की ताकत केरला के काम आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची मेट्रो रेल के फेज 2 कॉरिडोर समेत कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज केरल का कोना कोना ओणम के पावन उत्सव की खुशियों से सराबोर है। उत्साह के इस अवसर पर केरल को कनेक्टिविटी से जुड़ी 4,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतवासियों ने आजादी के अमृत काल में आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत के रोड मैप में बुनियादी ढांचे की योजनाओं की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने केरल में 3 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला भी रखी। आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत के इस रोड मैप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। आज केरला के इस महान धरती से विकसित भारत के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन आज लॉन्च हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी HPV वैक्सीन का काम पूरा होने की आज घोषणा की है। कार्यक्रम में कहा गया कि यह सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए सस्ती और किफायती वैक्सीन है। यह टीका सस्ती दर पर लोगों को उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि टीके से संबंधित अनुसंधान और विकास का काम पूरा हो चुका है और अब उन्हें लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पहले दौर में 20 करोड़ खुराक तैयार करने की है और पहले भारत में टीका उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद ही इसे अन्य देशों की जरूरतें पूरी करने के लिए उसे निर्यात किया जाएगा। Today we have announced that the vaccine is there. I must congratulate the team in biotechnology department led by Dr. Rajesh Gokhale, and a few months from now it will be available in the market. End of this year, it will be available through the Indian government program, and followed by early next year, we can make some doses available in the private market, but it's going to take about 12 months to scale up in terms of production. झारखंड में यूपीए के प्रतिनिधि मंडल ने आज झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से रांची में मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को दूर करने का भी आग्रह किया है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता से जुड़ी याचिका के मुद्दे पर तथ्यों के लीक होने की भी हैरानी जताई है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस तरह की लीक से अव्यवस्था, भ्रम और अनिश्चितता पैदा होती है और चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के प्रयास को बढ़ावा मिलता है। लाभ के पद के मामले में सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की बीजेपी की याचिका पर निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को अपनी सिफारिश भेज दी थी। राजभवन ने इस मामले पर अब तक कुछ भी घोषणा नहीं की है। झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच यूपीए के 32 विधायकों को रायपुर भेज दिया था। राजभवन आए थे और राज्यपाल ने कहा मेरे पास में चिट्ठी आई है, कम्युनिकेशन आया है, उस पर कुछ क्वेरीज है मेरे, वो मैं करके मैं चुनाव आयोग को भेज दूंगा। उसके बाद चुनाव आयोग भी उस पर निर्णय लेगी। अगले साल 25 अगस्त तक देश के सभी 100 स्मार्ट सिटी एकीकृत कंट्रोल और कमांड सेंटर के तहत आ जाएंगे। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज दिल्ली में इस बात की घोषणा की। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त पहल पर शहरों में दिव्यांगों और कमजोर तबकों के लिए ऐप बनाने वालों को पुरस्कृत किया। इन ऐप का उपयोग महिलाएं, वृद्ध और दिव्यांग समेत दूसरे लोग भी कर सकेंगे। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत निर्धारित समय में सतत विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। इस अवसर पर भारत में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शाम्बी शार्प भी उपस्थित थे। That by 15th August, all 100 smart cities in the country would have fully functional integrated command and control center. It is a matter of common knowledge that the urban sector, on which a concerted effort was made for a transformative phase to begin,
not just major landmarks, but they represent a paradigmatic shift in the approach towards urban development. भारत के साथ आपसी रिश्तों को और मजबूती देने और अहम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा करने के उद्देश्य से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर को 4 दिनों के लिए यात्रा पर भारत आएंगी। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच नदी जल बंटवारे सहित अन्य अहम क्षेत्रों पर समझौते होने की भी संभावना है। दिल्ली में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलेंगे। In recent years, both sides have sustained high level of engagement, including at the highest level between our two countries. The forthcoming visit of Prime Minister Sheikh Hasina will further strengthen the multifaceted relationship between our two countries, based on strong historical and cultural ties and mutual trust and understanding. और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। मैं भोला सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। हम एनसीआर में हैं और एनसीआर में मिलने वाली हर सुविधा बुलंदशहर को मिले, बुलंदशहर तक पहुंचे। इनको सांसद बहुत कम लोग कहते हैं भैया, तो नेता वाली बात नहीं है, सब अपने परिवार का बच्चा मानते हैं। शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। यात्रा एक महान शासन तंत्र की, कथा गुरु कौटिल्य और मौर्य साम्राज्य की। जानेंगे प्रशासन, व्यापार, राजस्व और गुप्तचरी के राज। इतिहास गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केरल विधानसभा ने आज विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। इससे राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियों में कटौती होगी। विपक्षी दल कांग्रेस और यूडीएफ ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली विधानसभा ने ध्वनिमत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया। इस दौरान बीजेपी के विधायक उपस्थित नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज कैंपस का दौरा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजीवन कारावास की सजा पाए बंदियों की पूर्व रिहाई नीति के संबंध में पुलिस अधिकारियों और जेल विभाग के साथ बैठक की। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई फैसले किए गए। राज्य में अब भूमि अधिग्रहण किए जाने पर लोगों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का फैसला लिया गया। साथ ही हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए का नगद ऋण स्वीकृत किया गया। राजस्थान में ई व्हीकल नीति लागू हो गई है। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान बिजली चालित वाहन नीति लेकर आई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने यादव और अन्य पिछड़ी जातियों को एकजुट करने के मकसद से यदुकुल पुनर्जागरण मिशन शुरू करने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर कोलकाता में यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को विरासत घोषित करने के लिए एक रैली निकाली। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे।
और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों में 2024 के अंत तक हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशो करीब 74% पहुंच जाएगा। उन्होंने आज सीएपीएफ के लिए एक नए ऑनलाइन पोर्टल ई आवास की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य घरों के उपलब्ध पूल को विस्तार देकर सरकारी आवास खोजने की संभावना बढ़ाना है। सरकार सीएपीएफ के बलों में हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशो में 13% तक की बढ़ोतरी करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि 24 घंटे देश की सीमाओं की रक्षा करने और आंतरिक सुरक्षा सेवाएं देने वाले अन्य आंतरिक सुरक्षा सेवाएं देने वाले जवानों के परिवारों की देखभाल करना निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी है। 8 वर्षों में 31,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण किया गया है। 17,000 से करीब ज्यादा आवास अभी निर्माणाधीन है। कुछ ही समय में लगभग दिसंबर जनवरी तक ये समाप्त हो जाएंगे और 15,000 से अतिरिक्त आवासों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मेक्सिको के दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहां के संसद भवन परिसर में भारत मैक्सिको मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह मैत्री उद्यान भारत और मैक्सिको के जीवंत लोकतंत्रों के बीच आपसी संबंधों को गहरा करेगा और दुनिया के लोकतांत्रिक संस्थानों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगस्त में जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह लगातार छठा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आर्थिक पुनरुद्धार का जीएसटी राजस्व पर लगातार सकारात्मक प्रभाव बना हुआ है। अगस्त में सकल जीएसटी राजस्व 1,43,612 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के इसी महीने में मिले 1,12,020 करोड़ रुपए के राजस्व से 28% अधिक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने साइबर सुरक्षा पर अपनी उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया है। यह समिति दरअसल पूंजी बाजार को साइबर संबंधी हमलों से बचाने के उपाय सुझाती है। इसके साथ ही इस समिति में अब 6 सदस्य हो गए हैं और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह करेंगे। समिति में अन्य सदस्यों के रूप में सीआरटी इन के महानिदेशक संजय बहल और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिक एच कृष्णमूर्ति को शामिल किया गया है। इस समिति को सेबी के साथ साथ पूरे पूंजी बाजार के लिए साइबर सुरक्षा पहल की देखरेख और समग्र रास्ता दिखाने का काम सौंपा गया है। सिक्किम में भारी बारिश के कारण कुछ जगहों पर भूस्खलन होने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। सरकार ने लोगों से बेहद आवश्यक होने पर ही घर से निकलने को कहा है। पूर्वी सिक्किम में सिंगतम और रंगपो के बीच 20 मील के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिससे नेशनल हाईवे 20 बंद हो गया है। इन इलाकों का गंगटोक से संपर्क टूट गया है। यहां इस सप्ताह में दूसरी बार भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हुआ है। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। फिलहाल सड़कों को दुरुस्त करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कर्नाटक में भारी बारिश जारी है, जिसके बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया है। बेंगलुरु शहर में भी कई इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हालांकि पानी निकालने का काम लगातार जारी है। हालात को देखते हुए स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। तमिलनाडु में भी भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद 4 जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। नीलगिरी और कोयम्बटूर जिले में अलग अलग स्थानों पर बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों के लिए इस महीने अमेरिका की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्री इस महीने के आखिर में अमेरिका की यात्रा करेंगे। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के एनुअल जनरल असेंबली सेशन को संबोधित करने के लिए
न्यूयॉर्क जाएंगे। वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 8 और 9 सितंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे। पीयूष गोयल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। पीयूष गोयल सिलिकॉन वैली के कॉरपोरेट क्षेत्र के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करने के लिए सैन फ्रांसिस्को भी जाएंगे। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई के बीच IAEA के एक दल ने ज़ापोरिजिया परमाणु संयंत्र का दौरा किया है। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के दल ने निदेशक राफेल ग्रोसी की अगुवाई में ज़ापोरिजिया परमाणु संयंत्र का आंकलन किया, साथ ही संभावित जोखिमों का निरीक्षण किया। रूस की ओर से मोर्टार दागे जाने की वजह से संयंत्र की आपात सुरक्षा प्रणाली को उसका एक रिएक्टर बंद करना पड़ा था। गोलीबारी में पिछली बिजली आपूर्ति लाइन भी प्रभावित हुई। राफेल ग्रोसी ने कहा कि यूक्रेन और रूस के प्रभाव वाले क्षेत्रों के बीच तथाकथित ग्रे जोन में जोखिम बहुत ही ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के साथ हुए एक समझौते के तहत उसे $2.9 अरब का ऋण देने को सहमत हुआ है। IMF और श्रीलंका के अधिकारी संकटग्रस्त देश की आर्थिक नीतियों को समर्थन देने की खातिर कर्मचारी स्तर के समझौते पर सहमत हुए हैं। इस व्यवस्था के तहत विस्तारित कोष सुविधा में 48 महीने की अवधि के दौरान $2.9 अरब दिए जाएंगे। इस मदद का उद्देश्य श्रीलंका में व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण वहनीयता को बहाल करना है। इसके साथ साथ वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना भी है। आर्थिक मदद देने से पहले IMF ने श्रीलंका को कई सुधारात्मक कदम उठाने को कहा था। उसने ऋण वहनीयता सुनिश्चित करने और वित्तीय खाई को पाटने में मदद देने के लिए बहुपक्षीय साझेदारों से अतिरिक्त आर्थिक मदद करने और श्रीलंका के कर्जदाताओं से कर्ज राहत देने का आह्वान भी किया था। पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जल जनित बीमारियां फैलने लगी हैं, जिसके बाद वहां लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार तेज कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा देश भर में लगाए गए राहत शिविरों में लोग डायरिया, त्वचा संबंधी बीमारियों और आंखों में संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांतों में से एक सिंध में पिछले 24 घंटे में डायरिया के 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जून के बाद से अचानक आई बाढ़ में अब तक 1,191 लोगों की मौत हुई है और 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 10 लाख मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ का पानी कम होता जा रहा है, लेकिन सिंध प्रांत के दक्षिणी हिस्से में कई जिलों में अब भी पानी नहीं घटा है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर चीन के दक्षिण पश्चिमी शहर चेंगडू में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते 2 करोड़ से अधिक लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। सिचुआन प्रांत के चेंगडू शहर के निवासियों को घरों में ही रहने को कहा गया है। स्कूल के नए सत्र की शुरुआत को टाल दिया गया है। हालांकि सार्वजनिक परिवहन का संचालन लगातार जारी है और नागरिकों को विशेष आवश्यकता की सूरत में शहर छोड़ने की अनुमति है। वहीं शहर से आने जाने वाली 70% उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। भारतीय खिलाड़ियों का विदेशों में शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लो किन यू पर सीधे गेम में मात दी है। वहीं अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वह पेरू के लीमा में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रहीं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इस मौसम की धान की नई फसल के स्वागत के लिए नुआखाई का पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ये हमारे मेहनती किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो हमारे देश को खिलाने का अनुकरणीय काम करते हैं। नुआखाई भारत में मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दुनिया के सबसे शुद्ध चमकदार गुलाबी हीरे की तस्वीरों के साथ, जिसे $21 मिलियन में खरीदा गया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।